तो स्टार्ट करें। तो आज लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक लास्ट आपका सेल का टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो बॉडीज, और दूसरा टॉपिक हम लोग का बचेगा कौन सा, द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। मतलब प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका है उस दोनों में डिफरेंस क्या, ये 2 चीज़ होगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है माइक्रो बॉडीज। तो इसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्मकाय, या इसको आप सूक्ष्म नलिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मकाय बोलते हैं या फिर सूक्ष्म नलिका बोलते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, या इंग्लिश में माइक्रो बोलिए तो इसका मतलब क्या होता है, छोटा छोटा। इसका मतलब क्या होता है, छोटा छोटा। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना। माइक्रोस्कोप क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा चीज़ है, जो ऐसे हम लोग को आँख से नहीं दिखाई दे सकता है, उसको देखने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसी को हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रो का मतलब हो गया छोटा। ठीक, और इससे आइए सूक्ष्म नलिका से। तो नलिका वर्ड जैसे आ गया तो इससे आपका पता चल गया कि नली टाइप का होगा। नली मतलब क्या हो गया, पाइप टाइप का होगा। तो छोटा छोटा पाइप के जैसा होता है। ठीक है, यानी माइक्रो बॉडीज आपका क्या होता है, ये एक छोटा छोटा नली के जैसा होता है। और ये बनता कैसे है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस का काम 2 जगह होता है। एक जगह होता है कहाँ पे, तो ER पे, और दूसरा होता है राइबोसोम पे। तो राइबोसोम और ER ये दोनों क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और इसी दोनों के छोटे छोटे टुकड़े जो टूट जाता है, उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। यानी सीधा सिंपल बात अगर हम लोग बात करें कि सूक्ष्म नलिका या सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज क्या होता है, तो राइबोसोम और ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके टूटे हुए भाग को, टूटे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, तो यही बात लिख देना है हम लोग को। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए इसमें, राइबोसोम तथा ER के टूटने से माइक्रो बॉडीज बनता है। अर्थात राइबोसोम तथा ER के टूटे हुए हिस्से को माइक्रो बॉडीज कहते हैं। तो माइक्रो बॉडीज किसको कहा जाएगा, तो राइबोसोम और ER के टूटे हुए हिस्से को माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। एक चीज गलती है, राइबोसोम नहीं होता है, वो गोल्जी काय होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ राइबोसोम को मिटा के गोल्जी बॉडी लिख दीजिए। गोल्जी बॉडी तथा ER के टूटे हुए हिस्से को माइक्रो बॉडीज कहा जाता है।
हुआ। तो गोल्जी बॉडी और ईआर के टूटे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। और ये क्या काम करेगा? और तो ये सेल का जो मेन स्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम करता है। ठीक है, सेल का जो मेन स्ट्रक्चर है, सेल कैसा होना चाहिए, उसको बनाने का काम कौन करता है? माइक्रो बॉडीज करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेल के मूल ढांचा को बनाने का कार्य करता है, अर्थात इसे सेल का, अब क्या कहा जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जिस तरह से दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हड्डी के ऊपर, हड्डी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, पूरा हड्डी को मिला करके। तो उसी तरह से सेल का जो स्ट्रक्चर होगा, सेल का जो ढांचा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? माइक्रो बॉडीज के ऊपर। तो हम माइक्रो बॉडीज को सेल का स्केलेटल बोल सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का ढांचा किसके ऊपर डिपेंड करता है? हड्डी के ऊपर। तो हड्डियों को हम मिला करके स्केलेटल बोलते हैं ना, कंकाल बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? माइक्रो बॉडीज के ऊपर। तो हम माइक्रो बॉडीज को सेल का स्केलेटल बोल सकते हैं। जैसे हड्डियों का जो पूरा रूप होगा उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, उसी तरह से सेल का जो पूरा रूप होगा जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसको हम स्केलेटल बोलेंगे। तो यहाँ पर किसको बोला जाएगा? माइक्रो बॉडीज को। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात इसे सेल का स्केलेटल कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन एकदम ध्यान में रखिएगा। तो सेल का स्केलेटल किसको कहा जाता है? माइक्रो बॉडीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? माइक्रो बॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको माइक्रो बॉडीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइक्रो बॉडीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन सा होता है? तो एक होता है स्फेरोसोम। ठीक है, कौन होता है? एक तो स्फेरोसोम। दूसरा होता है एक ग्लाइक्सोसोम, ग्लाइक्सोसोम। और तीसरा होता है परऑक्सीसोम। 3 होता है, एक होता है स्फेरोसोम, दूसरा हो गया ग्लाइक्सोसोम और तीसरा हो गया परऑक्सीसोम। ये नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका तो कुछ है नहीं मेरे पास उपाय। अगर उपाय रहता तो आपको याद करने के लिए बता दिया जाता। ठीक है, तो जिसका उपाय नहीं है तो वो तो याद करना पड़ेगा। तो हम लोग ध्यान से फिर से सुनिए कि माइक्रो बॉडीज को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हो गया कौन सा? ग्लाइक्सोसोम। ठीक, दूसरा हो गया स्फेरोसोम, तीसरा हो गया परऑक्सीसोम। ठीक है, परऑक्सीसोम। तो जिसमें हम लोगों में जो होता है वो परऑक्सीसोम होता है। हम लोगों के शरीर में परऑक्सीसोम होता है। बाकी जो 2 बच गया, ग्लाइक्सोसोम और स्फेरोसोम, ये दोनों पाया जाता है किसमें? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा में। सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधा में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिवीजन कर लेते हैं। तो ये माइक्रो बॉडीज है, इसका 3 पार्ट हो गया। एक हो गया आपका स्फेरोसोम,
दूसरा हो गया ग्लाइक्सोसोम, और तीसरा हो गया आपका परऑक्सीसोम। ठीक है, ये 3 टाइप का है, स्फेरोसोम्स, ग्लाइक्सोसोम्स और परऑक्सीसोम्स। और इसी तरह से बनाना है, जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया है, और तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहला बात हम लोग का क्या चीज आएगा कि इसका खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता, ठीक है, पहला बात क्या हो गया, खोजकर्ता, इसका खोज कौन किया था। तो खोज देखिए याद रखना ही पड़ेगा नाम, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो जैसे स्फेरोसोम्स का अगर हम बात करेंगे तो स्फेरोसोम्स का खोज कौन किया था, पर्नर। इसका नाम क्या है, पर्नर। इसका खोजकर्ता कौन हो गया, तो इसका खोजकर्ता है बीव्स, BEEVES, बीव्स। ठीक, और तीसरा हम लोग का परऑक्सीसोम जो है उसका खोज कौन किया था, रॉडीन। ये आपका खोजकर्ता है रॉडीन, साइंटिस्ट का नाम है ये। चार 5 बात ही आपको याद रखना है इसमें। पहला खोजकर्ता हो गया, कौन खोज किया था, और ये एक बार में याद नहीं होगा, पहले ही हम बताते हैं एक बार में याद नहीं होने वाला है, आपको इसको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपका याद नहीं होने वाला। ठीक है, और देखिए सब याद होता भी नहीं है, किसी को नहीं रहता है, कोई भी रहेगा किसी को सब याद नहीं रहता है। तो होता क्या है कि कुछ साइंटिस्ट का नाम हमको पता है कि किस चीज़ का खोज किया था, और बाकी जो बच जाएगा तो ऑप्शन से बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देंगे, अब ऑप्शन से हम बनाएंगे कि किसका खोज कौन किया था। जैसे 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन के बारे में हमको पता है कि भैया ये इस चीज़ का खोज किया था, ये इस चीज़ का किया था, ये इस चीज़ का किया था, तो चौथा बच जाएगा, तो चौथा आंसर लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसी तरह से आंसर बनता है। सारा का सारा सोचिएगा याद हो जाए तो वो याद नहीं होने वाला। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये किस में पाया जाता है, तो हम बोले कि एनिमल सेल में कौन सा पाया जाएगा, परऑक्सीसोम। बाकी ये दोनों किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इतना इंग्लिश तो चलेगा ना, इतना इंग्लिश चलेगा ना। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, मतलब यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें भी सेम बात हो जाएगा, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, जबकि ये जो होगा आपके पास ये किस में पाया जाएगा, दोनों में। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये जो है आपको दोनों में पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात क्या आता है, अब आ जाता है इसका काम। देखिए किसी भी चीज़ का जो है ना 3 ही 4 चीज़ बात होता है। पहला क्या हो गया कि भैया इसका खोज क्या कौन किया, कहाँ बना, ये किस में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, ये सब ना हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास देखिए अब इसका काम होता है। तो जैसे हम स्फेरोसोम्स का बात करेंगे तो स्फेरोसोम्स क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, तो प्लांट में होगा, आदमी में नहीं होता है। अब ये काम क्या करता है, तो जैसे हमारे शरीर में लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या करेगा, तो अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सब सेल के अंदर आ जाता है तो लाइसोसोम उसको मारता है, नहीं मार पाता है
तो एटम बम के जैसा ब्लास्ट कर जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया भी मर जाएगा, प्लस में पूरा का पूरा सेल भी मर जाता है, ऐसा काम करता है। तो उसी तरह से जैसे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आ जाता है, तो प्लांट के अंदर भी तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया चले गया होगा, चाहे जिस भी मीडियम से जाए। प्लांट जड़ के द्वारा क्या करता है, जड़ में उसका जाइलम फ्लोएम होता है, जिसके द्वारा वो पानी, खनिज, लवण सब खींचते रहता है। तो वो पानी जैसे लिया था, हो सकता है उस पानी के साथ बैक्टीरिया चले गया होगा। तो जैसे सेल के अंदर जाएगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा, तो अगर वहाँ पे उस बैक्टीरिया को मारने वाला कोई भी नहीं होगा तो प्लांट तो खराब हो जाएगा, प्लांट खराब होगा ना। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आएगा और उसको अंदर में हम मारने का कोई दवाई वगैरह नहीं देंगे, अंदर में मारने वाला भी कुछ नहीं होगा, तो वो हमारा शरीर को हानि पहुंचाएगा कि नहीं, हमारा शरीर खराब होगा कि नहीं, बीमारी होगा कि नहीं। तो उसी तरह से प्लांट में भी अगर प्लांट के सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सब चले जाता है, तो उसको मारने का काम कौन करेगा, एस्फेरोसोम्स करता है। इसका मतलब हुआ एस्फेरोसोम्स किसके जैसा काम कर रहा है, लाइसोसोम के जैसा काम करता है। जैसे हमारे शरीर में सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सब अगर चले जाएगा तो उसको मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो प्लांट में यही काम, सेम टू सेम काम कौन करता है, एस्फेरोसोम्स करता है। समझे इस बात को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि यह प्लांट सेल में आने वाले बैक्टीरिया को मारता है, अर्थात लाइसोसोम के जैसा कार्य करता है। ठीक है, किसके जैसा काम करता है, लाइसोसोम के जैसा कार्य करता है। थोड़ा सा मिट गया है। अब देखिए, इसी बात को एक दूसरा तरीका का बात भी बोला जा सकता है। इस बात को दूसरा तरीका का बात भी बोला जा सकता है। कैसे, तो देखिए, लाइसोसोम क्या किया हमारे शरीर में कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया गया तो उसको मारने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। मतलब वो सेल के अंदर पाचन करने का काम करता है, जिसको सेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है, कोशिकीय पाचन कहा जाता है। तो सेम काम ये कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट्स में सेल्यूलर डाइजेशन कौन करता है, तो कौन आंसर होगा, एस्फेरोसोम्स होगा। यही चीज़ अगर हम लोग अपने बात करें कि मानव में, मनुष्य में सेल्यूलर डाइजेशन कौन करता है, तो लाइसोसोम हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग सेल्यूलर डाइजेशन के नाम से भी बोल सकते हैं। समझे इस बात को। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि ये आपका क्या हो गया, तो सेल्यूलर डाइजेशन, हिंदी में इसको बोला जाता है कोशिकीय पाचन। हो गया। अब आ जाते हैं ग्लाइक्सोसोम। तो ग्लाइक्सोसोम में देखिए ध्यान से, ग्लाइक्सोसोम क्या करेगा, तो ग्लाइक्सोसोम भी आपका क्या कहाँ पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। और क्या काम करेगा, तो ये जब प्लांट में फैट ज़्यादा हो जाता है, वसा ज़्यादा हो जाता है, तो उस वसा को पचाने का काम करेगा, उसको वापस चेंज करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में।
ठीक है, किस में चेंज करेगा? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये हमारे पास क्या करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगा। बाद में हम इसको लास्ट में याद रखने का तरीका बता देंगे कि कौन क्या काम करता है, ठीक है, याद रखने का तरीका बता देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यह बीटा ऑक्सीडेशन, अब ब्रैकेट में वसा का पाचन करता है, अर्थात ज्यादा वसा होने पर उसे कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। इसमें चेंज कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा। हो गया। अब लास्ट आता है, तो लास्ट हमारे पास क्या है? परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम किस में पाया जाता है? तो दोनों में पाया जाएगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और ये क्या काम करेगा? तो ये प्रोटीन का पाचन करेगा। मतलब अगर आपके शरीर में ज़्यादा प्रोटीन हो गया तो उस प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा? एमिनो एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है, और इसी में लिख देंगे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड को ग्लाइसिन कहा जाता है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? ग्लाइसिन कहा जाता है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड को ग्लाइसिन कहा जाता है। यहां से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है? तब प्रोटीन एक तरह का अमीनो एसिड होता है। बहुत सारा एमिनो एसिड जब मिल जाता है आपस में, तब जाके वो प्रोटीन का रूप धारण करता है, ठीक है। और जब उसको तोड़ा जाएगा, जैसे ये मकान बना हुआ है, इस मकान को हम तोड़ेंगे, तब मकान को तोड़ने से हमारा सीमेंट, गिट्टी, बालू, ईंट, छड़ सब चीज़ निकलेगा, नहीं निकलेगा? छोटा छोटा चीज़ सब चीज़ निकलेगा जिससे ये मकान बना हुआ है। तो उसी तरह से जब प्रोटीन को तोड़ा जाएगा तो प्रोटीन जिस चीज़ से बना हुआ है वो चीज़ तो निकलेगा ही। तो जो सबसे सिंपलेस्ट होगा, मतलब सबसे छोटी इकाई, उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइसिन कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रोटीन को तोड़ेंगे, अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड को भी तोड़ा जाएगा, तो वो जो सबसे छोटा इकाई होगा उसको क्या कहा जाएगा? ग्लाइसिन कहा जाएगा। तो ये हमारे पास है आपका सूक्ष्म नलिका के बारे में, माइक्रो बॉडीज के बारे में। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो देखिए ध्यान से, पहला बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में पाया जाएगा कौन? परऑक्सीसोम। ये दोनों सिर्फ किस में पाया जाएगा? तो प्लांट सेल में। अब उसके बाद देखिए, खोजकर्ता आपको याद रखना पड़ेगा। ये बात हो गया, ये बात हो गया, मेन तो इसका काम है ना। अब काम कैसे याद रखना है? तो काम देखिए ध्यान से, पहला आते हैं हम लोग परऑक्सीसोम। तो पी से देखिए परऑक्सीसोम, अब पी से देखिए प्रोटीन। पी से परऑक्सीसोम, पी से प्रोटीन का काम करेगा, यानी प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। दूसरा, जैसे हम ग्लाइक्सोसोम का बात किए, तो ग्लाइक्सोसोम में देखिए वाई आ रहा है। उसी तरह से देखिए कार्बोहाइड्रेट में आपका देखिए वाई आ रहा है। देखिए वाई इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, कहीं आया है वाई? नहीं आया, सिर्फ इसी में आया है।
इसका मतलब ग्लाइकोसोम किसको पचाने वाला काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट वाला में आएगा, मतलब फैट को वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगा। और बच गया हमारे पास ये एस्फेरोसोम, तो एस्फेरोसोम किसके जैसा काम करेगा, तो लाइसोसोम के जैसा काम करेगा। तो इस तरह से आप इसको आपस में समझ के याद रख सकते हैं कि इस तरह से इसको याद रखना है। सब चीज़ सोचिएगा एकदम रट्टा मार के याद कर ले तो वो याद नहीं रहने वाला है, और समझ करके ही रखिएगा तो वो जैसे अभी समझ करके याद हो गया, बाद में 2 दिन 10 दिन बाद भी आप देखिएगा ना तो तुरंत वो माइंड में आने लगेगा कि इस तरह से याद करना है। समझे इस बात को। तो ये हो गया हम लोग का सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनली था सब के बारे में पढ़ लिया। अब एक बार आपको फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारा हो गया सेल, हो गया। सेल के चारों तरफ जो आपका लेयर होगा इसको क्या कहा जाता है हम लोग का, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर से भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं ना, सेल वाल सबसे बाहर का हो गया ये। तो ये हमारा हो गया सेल वाल और ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ये सब बता दिए हैं, बस ऐसे रफ वर्क में हम लोग कर रहे हैं। और ये आपका हो गया मेन सेल, ये हो गया। अब सेल के अंदर एक हम लोग का हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लेयर होगा इसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब देखिए इस सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में आपका लिक्विड होता है, गाढ़ा टाइप का लिक्विड होता है। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा इस लिक्विड को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सेल के अंदर लिक्विड तो है ही, साथ ही साथ और भी चीज़ है जो ठोस रूप में होगा, जिसको हम अंग बोलेंगे, जिसको कोशिका का अंग बोलेंगे, कोशिकांग बोलते हैं। इंग्लिश में सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है। हम कुछ भी आपको ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको बना देते हैं जैसे मैंने से, ठीक। तो ये सब जो पार्ट कहलाएगा इसको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनली, नहीं हो गया, कोशिकांग। अब देखिए सेल के अंदर जितना भी पार्ट होगा, चाहे वो लिक्विड हो, ठोस हो, कुछ भी होगा, उस सब को मिला करके क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये भी पढ़ लिए हम लोग, साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी पढ़ लिए हम लोग, न्यूक्लियस क्या होता है ये भी पढ़ लिए, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म ये भी बता दिए। इसके अंदर जितना भी आपका कोशिकांग है वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग का सेल के बारे में सारा चीज़ आपका डिटेल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का एक टॉपिक और कर लेते हैं जो ऐसे जनरली मेडिकल लाइन में ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जानना हम लोग का काम है। जान जाएंगे तो कोई ख़राबी करने वाला नहीं। क्या अब मेरे पास जैसे मोटरसाइकिल है नहीं है तो क्या सीखेंगे नहीं, 4 व्हीलर नहीं है तो क्या सीखेंगे नहीं, सीखना ज़रूरी है। सीख लेंगे तो काम आ जाएगा कभी ना कभी। तो इसीलिए अब हम लोग का जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है और जिसका नोट्स अच्छा से बना हुआ है, एकदम राइटिंग जिनका अच्छा है, साफ साफ बनाए हैं पूरा का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जो हम आपको बताए हैं उसको। जैसे आपका पहले हम बताए थे क्या चीज़, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताए थे, फिर उसके बाद उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, लिविंग थिंग सजीव किसको बोलेंगे उसका पूरा बताए थे, 10 गो कैरेक्टर बताए थे। फिर उसके बाद साइटोलॉजी आ गए, साइटोलॉजी में पूरा बताए। तो जिनका नोट्स अच्छा से बना हुआ है पूरा कंप्लीट, राइटिंग अच्छा रहना चाहिए, गाय भैंस के जैसा नहीं रहना चाहिए इधर उधर, तो उसका PDF बना करके एक आदमी ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिससे क्या होगा जिनका छूटा हुआ है वो अपना उससे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसको अच्छा से पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। और नहीं भी है
तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, लिंक हम भेज ही देते हैं, उससे बैठ करके ये मिला करके हो गया आपका कितना, आज 8वां दिन होगा ना, हाँ ये 8वां लेक्चर है साइटोलॉजी का। इससे पहले बायोलॉजी इंट्रोडक्शन हम 2 क्लास है, तो 2 क्लास और ये 8 क्लास 10 क्लास है। 10 को जो है बैठ करके आराम से उसको नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई PDF नहीं भी भेजे, नहीं बना हुआ है, तो आप नोट्स उसको बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा से नोट्स बन जाएगा, हम लिखने का टाइम भी देते हैं, हट जाते हैं ताकि आप लिख सकते हैं आराम से, तो आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए लास्ट टॉपिक आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, ठीक है। क्वेश्चन आता था ना 9वां 10वां में, अंतर स्पष्ट करें, बस वही चीज़ है यहाँ भी। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे प्लांट सेल, जिसको बोला जाता है पादप कोशिका। दूसरा तरफ लिख देंगे एनिमल सेल, जिसको बोला जाएगा जंतु कोशिका। स्टार्ट करें, लिख लिए इसको। अब देखिए जैसे हम बनाए इसी तरह से करना है। अब पहला पॉइंट, तब पहला पॉइंट बोलिए पादप कोशिका, जो जो आपको याद है बस उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे हम पहला बात बोलते हैं सेल वॉल के बारे में, तो बोलिए सेल वॉल क्या एनिमल सेल में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो हम लोग लिख देंगे सेल वॉल होता है, और इसमें लिख देंगे सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल होता है, दूसरा सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा बात, प्लांट सेल का जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग नहीं होता, वो फिक्स रहेगा, एक बार जो बन गया है वही रहेगा, क्योंकि वो हार्ड होता है। एनिमल सेल में सेल वैसा नहीं होता है। जैसे नॉर्मली आप ऐसे समझिए ना कि पेड़ पौधा लीजिए, उसको दाबिएगा, क्या वो दबता है? नहीं दबेगा, वो हार्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। लेकिन हम लोग का सेल देखिए, इसमें भी बहुत सारा सेल है, हाथ पैर में दाबिए तो दब जाता है, इधर उधर घसक जाता है, नहीं घसकेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे प्लांट सेल का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि इसका क्या होता है? फिक्स्ड नहीं होता है, इररेगुलर होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया सेल का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, और इसमें लिखेंगे सेल का स्ट्रक्चर इर्रेगुलर होता है। तीसरा बात, हम लोगों का जो आदमी लोग हैं, हम लोग लाल पीला हरा नीला क्या होते हैं? नहीं होते हैं। पेड़ पौधा में तो होता है ऐसा, लाल पीला हरा नीला ब्लू। इसका मतलब प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है।
अब देखिए, कल हम बताए थे, एक टॉपिक पढ़े थे कल वैक्यूल्स के बारे में, रिक्तिका जिसको बोले थे, रसधानी। तब वैक्यूल्स क्या होता था? खाली जगह होता था ना, और उसमें वो स्टोर करके रखता था मिनरल्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा होता है, अब प्लांट सेल में क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है, और इसमें क्या लिखेंगे? वैक्यूल्स छोटा होता है। अब देखिए, इसी से हम लोग का जो है एक बात और आ जाते हैं, ठीक है, इसी से हम लोग का एक बात और आ जाते हैं। जैसे ट्रेन वगैरह सब में आप जाइएगा ना, तो जैसे आप बैठे हुए हैं, कोई आदमी आ गया, जैसे और सब सीट खाली है, आप बैठे हुए, तो बोलेगा चलिए घसकिए उधर, आपको घसका के बैठ जाएगा। मतलब खाली जगह ज़्यादा था तो आपको साइड कर दिया गया, नहीं किया गया। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, पूरा भीड़ है, आप बैठे हुए हैं, अब खाली जगह बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो आप जहाँ है वहीं रहते हैं, इधर उधर तो नहीं घसक सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए, वैक्यूल्स जो है, खाली जगह जो है प्लांट सेल में बड़ा है। यानी अगर हम प्लांट सेल ऐसे करके हम बना दें, और ये हमारे पास खाली जगह ऐसे करके इतना बड़ा, और ये एनिमल सेल बनाएंगे, और खाली जगह इतने को है, तो हमारा इसका जो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस इसका साइड ना घसक गया, नहीं घसक गया। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज़, कि वैक्यूल्स बड़ा होने के कारण प्लांट सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या होगा? बीच में होगा, उसका साइड तो हटता नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? न्यूक्लियस साइड में होता है, और इसमें लिख देंगे न्यूक्लियस बीच में होता है। अब कल एक पॉइंट हम लोग पढ़ाए थे, गोल्जी बॉडी पढ़ाए थे ना, कल पढ़े थे ना गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में एक बात बताए थे हम आपको, कि गोल्जी बॉडी को हम लोग अगर एनिमल सेल में बात करेंगे तो क्या कहा जाता है, और प्लांट सेल में अगर बात करेंगे तो वहाँ क्या कहा जाता है, बताए थे कल। बोलिए, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता था? डिक्ट्रियोसोम, नहीं बोले थे? डिक्ट्रियोसोम, हाँ बताए थे ना। और एनिमल सेल में क्या कहा जाता है? लिपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, ये भी तो डिफरेंस ही है ना, तो ये भी लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी को डिक्ट्रियोसोम कहा जाता है, और यहाँ लिख देंगे गोल्जी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। हुआ। अगला बात देखिए, हम अगर बात करेंगे लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम तो इसमें पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम कभी कभी पाया जाता है, नहीं के बराबर।
लेकिन लाइसोसोम के बदले क्या होगा, स्फेरोसोम्स होता है ना। तो हम यहाँ से दो बात बता सकते हैं। पहला बात कि इसमें स्फेरोसोम्स पाया जाता है, इसमें स्फेरोसोम्स नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम्स बहुत ही रेयर में पाया जाता है, नहीं के बराबर। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है, और इसमें बोल सकते हैं लाइसोसोम्स पाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को लिख देते हैं, मिटा दे थोड़ा ऊपर। चलिए ये डिफरेंस लिख दीजिए। पहले लाइसोसोम्स का लिख देता है, लाइसोसोम्स बहुत कम पाया जाता है, और इसमें लिख देंगे लाइसोसोम्स पाया जाता है। दूसरा स्फेरोसोम्स का लिख देते हैं, स्फेरोसोम्स पाया जाता है, और इसमें लिख देंगे नहीं पाया जाता है। हो गया। तो ये हम लोग का साइटोलॉजी चैप्टर हो गया कंप्लीट। साइटोलॉजी में और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कौन सा, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, कितना टाइप का होता है और किस टाइप में हम लोगों में कौन सा होगा, पेड़ पौधा में कौन सा होगा, बैक्टीरिया में कौन सा होगा, ये सारा पढ़ेंगे। प्लस में उसका जो फेज होगा, यानी कि जो आपका सेल डिवीजन होगा, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये आपको करना है। ठीक है, तो कल हम लोग का सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? सबको आया समझ में? इसको 2-4 बार पढ़िएगा तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं रहने वाला है। ठीक है।